नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 22 अक्टूबर 2020। आज का डेली 30 हमको डिस्कस करना है। आज के डेली 30 में जो टर्म्स होता है, जो हमने डिसाइड किया है, उस टर्म के अंतर्गत आज जो बारी है वो भूगोल की है। भूगोल में आज हम पृथ्वी की गतियां को जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। एक बात आप लोगों से कहनी है, ये कार्यक्रम चल तो रहा है लेकिन इसमें जो समस्या ये आ रही है कि इसके व्यूज निरंतर घटते चले जा रहे हैं। कार्यक्रम उपयोगी है, मैं इसका दावा करता हूं। जो लोग देखते हैं वो इसको जानते हैं, लेकिन समस्या यही है कि इसकी रीच अगर बहुत नहीं हो पाएगी तो इससे चैनल की इमेज तक पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये कार्यक्रम फिर कैसे रन होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आप लोगों से वादा किया तो इसको मैं कर रहा हूँ। और अब ये समझ लीजिए कि ये 1000 व्यू ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं। आप लोगों से मैं ये बात बोल भी रहा हूँ, इसका मैं टेस्ट भी करवाता हूँ। इसमें संसाधन लगता है, इसके क्वेश्चन सेट होते हैं, 4-5 घंटे की रोज जब मेहनत होती है कड़ी, उसके बाद में आपके सामने ये प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ये करिए कि इसको लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। बाकी देखिए, अगर तब भी रीच नहीं हो पा रही है तो मुझे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे मैं इसमें और अपडेशन करना चाहता था और कुछ चीजें बढ़ाना चाहता था कि जिससे कि ये और लाभदायक बन पाए, और इसको आगामी एग्जाम्स के लिए कुछ मैं टारगेटेड करना चाह रहा हूँ। था की बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा दिमाग में चल रहा था। आज मेरे स्टाफ ने मुझसे कहा कि सर ये तो कार्यक्रम अपना बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है। तो जब कोई ऐसा बोलता है तो जाहिर सी बात है मेरे दिमाग में भी बातें आती हैं कि इसको फिर क्या किया जाए। तो आप लोगों को अगर ये कार्यक्रम चाहिए तो ये कोई दबाव नहीं है, बस आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको, इसकी रीच बढ़ाइए। इसको ग्रुप्स में जहां पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं वहां करिए। अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट जो है, जो व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड्स लोग हैं, सबके अपने ग्रुप होते हैं, वहां पर इसको कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट है आपसे, और वो भी रिक्वेस्ट ऐसे नहीं, आपको अपना मानते हो। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। किस भारतीय कंपनी ने 5G रैन उत्पाद विकसित करने के लिए क्वालकॉम के साथ भागीदारी की है? क्वालकॉम क्या है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा। रिलायंस जियो ने अभी इन्फोकॉम क्वालकॉम जो है इसके साथ भागीदारी की है, और वो 5G रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के उत्पादन के संबंध में ये भागीदारी की गई है। 1 Gbps थ्रूपुट अभी हासिल किया गया है इसके द्वारा। ये जो भागीदारी हुई है, उत्पाद जो विकसित हो रहा है उसी की बात ये हो रही है। और भारत ने उन देशों के एलीट क्लब में प्रवेश कर लिया है जो 5G ग्राहकों के लिए 1 Gbps यानी कि 1 गीगाबाइट पर सेकेंड स्पीड दे सकने में सक्षम जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात हो रही है। तो क्वालकॉम जो है ये इसी क्षेत्र की कंपनी है, संचार क्षेत्र की कंपनी है, और ये इन्हीं क्षेत्रों में काम करती है। जैसे ये नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम करती है, और ये जो नेटवर्क होता है जैसे 4G 3G 5G आप पढ़ते आ रहे हैं, तो 4G तो आप यूज ही कर रहे हैं, अब 5G की बारी है, तो उसी के संबंध में ये समझौता हुआ है। तो ये जियो ने किया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब से मुकेश अंबानी ने जियो खोला है तब से तो इनका रात दिन जो डेवलपमेंट है वो हम लोगों के कारण बहुत तेजी से हुआ है। ठीक है, हम लोगों के कारण क्यों? क्योंकि हम अगर रिचार्ज नहीं खरीदेंगे तो इनका कुछ नहीं होने वाला है। गरीब बन सकते हैं अगर हम लोग इनके उत्पाद खरीदना बंद कर दें। खैर, ये गरीब बनाने की कोई बात नहीं है। हर संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो इनको भी पैसे जो मिलते हैं हम ही लोगों से मिलते हैं। CSIR की दवाओं के परीक्षण के चरण में बारे में जानकारी देने के लिए हाल ही में शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? तो CSIR की दवाओं का जो परीक्षण होता है उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो एक पोर्टल है क्यूरेट, C और छोटा URED, क्यूरेट। इसके द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दवाओं और उनके परीक्षण के चरण में वर्तमान समय में वो किस चरण में है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। डायग्नोस्टिक्स और उपकरणों के नैदानिक परीक्षणों के बारे में भी ये विवरण प्रदान करता है, और इसमें CSIR का पूरा सहयोग है। इसी कारण से ये CSIR की दवाओं के परीक्षण के चरण के बारे में जानकारी के बारे में ये बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसिरिस रेक्स ये क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है? तो हाल की खबरों में जो देखा गया ओसिरिस रेक्स जो है, ये इसका फुल फॉर्म है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ
एक्सप्लोरर, इसका फुल फॉर्म ये हो गया। नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है, बस ये ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म हो सकता है आपको ना भी याद रहे, 25 शब्दों में आपसे पूछ लिया जाए तो ये स्पेस क्राफ्ट है नासा का। किसका स्पेस क्राफ्ट है? नासा का, इसरो का नहीं है। खबरों में इसलिए आया है ये क्योंकि क्षुद्र ग्रह से धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए रोबोटिक हैंड का इसने अभी इस्तेमाल किया है। इसमें रोबोटिक हैंड लगाए गए थे और उससे इसने क्या किया है, धूल और कंकड़ इकट्ठे कर लिए हैं, उसमें ये सक्षम हो पाया है। और ये जो क्षुद्र ग्रह है, इस क्षुद्र ग्रह को बेनू के रूप में जाना जाता है, जहां पर इसने ये काम करके दिखाया है। पृथ्वी से 321 मिलियन किलोमीटर दूर है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम 2020 जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस संगठन से संबंधित है? पीएम 2020। अब पीएम 2020 वैसे तो आप सोचेंगे कि ये प्रधानमंत्री 2020 की बात हो रही है, तो पीएम 2020 जो है ये डीआरडीओ से संबंधित है। और अभी रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने डीआरडीओ का प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020, इसका फुल फॉर्म है प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020, ये का नया संस्करण अभी जारी किया है। पिछला जो प्रोक्योरमेंट मैनुअल था, जो वर्ष 2016 में लॉन्च हुआ था, मतलब उस समय आया था, तो उसको अब ये चेंज कर दिया गया है। और ये जो मैनुअल है, ये इसका उद्देश्य है कि रक्षा अनुसंधान और विकास में स्टार्टअप तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। तो ये डीआरडीओ का है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने किस देश से विदेशी अंशदान या विनियमन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कहा है? तो मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र जो उच्चायोग है यूएनएचसीएचआर, तो उसने कहा है भारत से कि देश से विदेशी अंशदान अधिनियम की समीक्षा करे वो। तो ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय इसके प्रमुख जो हैं वो मिशेल वोचेलेट हैं। उन्होंने भारत सरकार से इसकी समीक्षा करने की अपील की है। और संयुक्त राष्ट्र के इस मंच के प्रमुख ने भारत के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के साथ अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा करने की बात भी कही है। उन्होंने ये कहा है कि खेद है कि मानवाधिकार रिपोर्टिंग के लिए गैर सरकारी संगठनों को दंडित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के बाद इसने भारत में अपना कार्यालय बंद कर दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये चर्चा में क्यों रहा है, आप इसको समझ लीजिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। हाल ही में विधि मंत्रालय द्वारा विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव व्यय सीमा में 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है। क्या ये सही है? बढ़ोतरी तो की गई है, लेकिन ये 30% की नहीं की गई है, ये 10% की गई है, 10% की बढ़ोतरी की गई है। और पिछली बार चुनाव व्यय सीमा में वृद्धि जो हुई थी वो 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव के ठीक पहले की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, उसके बाद में ये वृद्धि हो रही है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10% की वृद्धि हुई है। निर्वाचन संचालन नियम कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 का है, उसी में संशोधन किए जाने की अभी अधिसूचना जारी हुई है। 2014 के बाद अब वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न, सॉरी, अवसंरचना निवेश न्यास मॉडल INVIT म्यूचुअल फंड की भांति एक सामूहिक निवेश योजना है। पहला स्टेटमेंट, क्या ये सही है? और दूसरा है कि सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका फुल फॉर्म यही होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये मतलब इसका विनियम 2014 एक वो है, उसके द्वारा इन्विट्स को विनियमित किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म तो ये नहीं होता है, आपको पता ही होगा, आप उसको बता दीजिएगा। तो ये जो इन्विट्स है अवसंरचना निवेश न्यास मॉडल, इसके बारे में दोनों बातें सही है, दोनों की दोनों बातें सही हैं। यानी कि इन्विट्स म्यूचुअल फंड की बात एक सामूहिक निवेश योजना है, और सेबी जो है वो इसके द्वारा, सेबी विनियमन द्वारा 2014 में जो लाया गया था इन्विट, यानी कि INVITS, इसको इन्विट्स में पढ़ रहा हूं, को विनियमित किया जाता है। तो दोनों की दोनों बातें सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंड स्प्रिंग बोर्ड इंडियन बैंक तथा मद्रास IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल की एक पहल है। इंड स्प्रिंग बोर्ड जो है ये इंडियन बैंक और IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल की एक पहल है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है। और इंड स्प्रिंग बोर्ड का चयन चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो उद्देश्य है, ये नकदी प्रवाह वाले स्टार्टअप को बैंक के पास ये भेजेगा, ठीक है ना। यहां पर ये ध्यान रखिए कि इसका उद्देश्य है स्टार्टअप का वित्त पोषण करना, और ये काम ये करेगा कि प्रमाणित प्रौद्योगिकी और स्थापित जो नगरी नकदी प्रवाह वाले स्टार्टअप हैं उनको ये बैंक के पास भेजेगा। बैंक इन इकाइयों के लिए 50 करोड़ रुपए तक ऋण देंगे, जिससे कि ये स्टार्टअप रन हो पाए। तो चाय वाली बात जो कही जा रही है ये गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। डोमचक सेक्टर के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। यह अक्साई, पहला स्टेटमेंट देखिए, यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के लेह जिले में स्थित एक गांव व सैनिक खेमा है, बिल्कुल सही है। यह अक्साई चीन क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर अगर दिया होता कि दक्षिण में स्थित है तो ये भी सही हो जाता, तो ये गलत है, ये क्योंकि यह दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, अक्साई चीन क्षेत्र से दक्षिण में है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा इस ग्राम के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है, तो ये सही है। और ये एक विवादित क्षेत्र है, ये तो सही है ही है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सुधार के लिए फंड किस विभाग द्वारा लागू किया जाता है? तो ये जो फंड है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लागू किया जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालय और जो उच्च शैक्षिक संस्थान है उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार के लिए FIST फिस्ट का पुनर्गठन किया जा रहा है। फिस्ट का फुल फॉर्म होता है फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्रोग्राम जो फिस्ट है ये फिस्ट 2.0 के नाम से जाना जाएगा, FIST 2.0 के नाम से इसको जाना जाएगा। उद्देश्य इसका होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ स्टार्टअप की आवश्यकताओं को पूरा करना। चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का जो टॉपिक है उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप BO और RO ARO मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कांटेक्ट करिए हमसे 6307281212 पर, और आपको वहां से कोर्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, जो कि अगर आपका मन करे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम ने उसको तैयार किया है, वो रन हो रहा है। क्लासेस मेरे द्वारा ली जाती हैं, हिंदी की, ऐसे की, और जो भी गाइडेंस प्रोग्राम है वो चल रहा है। टेस्ट बहुत ही जरूरी है और टेस्ट का प्रावधान उसमें किया गया है। आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है कि समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, क्या ये सही है? समुद्र में जो भी ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग 30 मिनट का होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो ये लगभग 1 घंटे और 40 मिनट का होता है, तो दूसरा तो गलत हो गया। और चंद्र ग्रहण जो होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, ये बात आपको पता है। चंद्र ग्रहण जो होता है ये हमेशा पूर्णिमा को होता है, और चंद्र ग्रहण जो पूर्णिमा को होता है ये जो इसका टाइमिंग में दी हुई है ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण के बारे में इसका उल्टा भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण के बारे में इसका उल्टा ध्यान रखना है कि वो अमावस्या को होता है, आगे भी प्रश्न भी आने वाला है, तो वो अमावस्या को होता है। और इसका टाइमिंग आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे 40 मिनट का ये होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ये सन हो गया, ये मून हो गया, और इन दोनों के बीच में अर्थ आ गई। तो ऐसे में क्या होता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिस कारण से उस पर अंधेरा छा जाता है। तो जिस कारण से जिस पर अंधेरा छाएगा उसी को तो कहेंगे ग्रहण, तो ये चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है। समुद्रों में ज्वार भाटे चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आते हैं, और अधिकतम चंद्र ग्रहणों में जो चंद्रमा का रंग है वो लाल हो जाता है, लाल सा ऐसे प्रतीत होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, तो पहला गलत हो गया। जब चंद्रमा सूर्य को पूरा ढक लेता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, तो ये सही है। समझ में आ रहा है? जब चंद्रमा ढक लेगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होगा, लेकिन हर एक अमावस्या को नहीं होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। अब स्थिति देखिए, यहाँ पर चंद्रमा आ गया, ये सन था, ये अर्ध था, और बीच में ये मून आ गया। और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ने लगती है, वहां से सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
बी, पहला तो ये गलत ही हो जाएगा। उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा के 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर एवं दक्षिण का भाग होता है। सही है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और दक्षिणी को मकर रेखा, और उसी के बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध कहलाता है। यहाँ वर्ष में एक बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। यहाँ पर वर्ष में एक बार सूर्य शीर्ष पे नहीं चमकता है, 2 बार चमकता है। ठीक है ना। और ये 2 बार कब चमकता है जरा बताइएगा। ये सब बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी पर कटिबंधों का निर्माण देशांतर रेखा के आधार पर किया गया है। इसमें कोई दो राय है? पृथ्वी पर जो कटिबंध है, पृथ्वी पर जलवायु कटिबंधों या जलवायु पट्टियों का निर्माण कैसे किया गया है? अक्षांश रेखा के आधार पर किया गया। यही गलत है यहाँ पर, देशांतर नहीं, अक्षांश रेखाओं के आधार पर किया गया है। जो जलवायु कटिबंध है, पृथ्वी पर जो भी कटिबंध ऐसे ऐसे बनते हैं तो अक्षांश रेखाओं के, जैसे उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ऐसे आप कहते हैं ना। जो कटिबंध या जोन होते हैं भूमध्य रेखा के दोनों ओर प्रत्येक गोलार्ध में पाए जाते हैं, तो दूसरे में तो कोई कमी है नहीं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखने को भी आपसे पूछा जाए तो लिख सकते हैं। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। बिल्कुल सही है। मिर्जापुर के नाम से भी इसको पूछा जाता है कि कभी कभी मिर्जापुर से गुजरती है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है। पीछे है कि आगे है? ये पीछे नहीं है, ये आगे है, उससे प्लस लिखा जाता है ना, प्लस 5 आवर 30 मिनट, ये ऐसे होता है ना। तो ये 5.5 घंटे प्लस है, आगे है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व को 14 समय जोनों में विभाजित किया गया है। पूरे विश्व को देखा जाए तो इसको 24 टाइम जोन में बांटा जाता है, न कि 14। तो पहला गलत हो गया। और सभी देशों को कम से कम एक मानक समय, मतलब सभी देशों का होता ही है, तो ये सही है। भारत में अब 2 मानक समय करने की बात हो रही है। ऐसे रसा में 9 शायद है, ठीक है ना। ऐसे अमेरिका में भी कई हैं। तो इस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, और जो रूस है वहां पे 9 नहीं है, मैं गलत बोल गया, रूस में 11 है। रूस में 11 है। और जो यूएसए है, यूएसए में 7 जोन है, ये टाइम जोन। भारत में अब 2 की बात हो रही है कि ऐसा किया जाए, नहीं तो पूर्व और पश्चिम के समय अंतराल में, मतलब जो समय अंतराल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके समय अंतराल में कमी लाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 जोन पूरे विश्व में है, 24 जोनों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। वास्तव में तो यह है नहीं, काल्पनिक रेखा है, सही है। और 0 डिग्री देशांतर तथा ग्रीनविच माध्य समय से 180 डिग्री देशांतर तक जाने में 12 समय पेटियों को पार करना पड़ता है। तो ये भी सही है, 12 समय पेटी को पार करना पड़ता है। प्रशांत महासागर में है, ये ध्यान रखिएगा। और 180 डिग्री देशांतर पर है, उत्तर से दक्षिण खींची गई है। बिल्कुल सीधी पूछा जाए तो नहीं, उसको ऐसे मोड़ा गया अलास्का के पास ना। तो दोनों सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। तो कोणीय दूरी ही देशांतर होती है, और प्रधान यामोत्तर के इसको पूरब और पश्चिम में मापते हैं। इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम, यही तो देशांतर होती है, ऐसे से खींची जाती है। तो पहला सही हो गया। 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये तो लगभग सही है, लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। क्या ये बिल्कुल सही है? आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो देशांतर हैं और ये जो समय हम डिसाइड करते हैं, ये देशांतरों के माध्यम से ही तो करते हैं। तो 4 मिनट वाला ये सही है बिल्कुल कॉन्सेप्ट। तो दूसरा सही है और पहला भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के किसी स्थान से सूर्य की ऊंचाई उस स्थान के अक्षांश पर निर्भर करती है। क्या ये बात सही है? कोई अक्षांश है, उसी पर निर्भर करती है वहां की ऊंचाई। ये सही है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि पृथ्वी के तल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों की गर्मी विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग होती है। तो अलग अलग होती है तो सही दिया है। अगर यहाँ पे दे देता एक बराबर होती है तो ये गलत हो जाता। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 सितंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में ही सबसे छोटा दिन जो है वो 22 कब होता है? दिसंबर को होता है। तो दक्षिणी नहीं,
ये नॉर्थ हेमीस्फेयर में ही सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। अब एक प्रश्न और बताइए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? जो यहाँ पर बड़ा होता है, तो ये छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे, यहाँ पर जो जैसे एक चीज ध्यान रखिए, ऐसे इसको याद कर लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। और इसी का उल्टा कर लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को और वही बड़ा दिन दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को। अब इसका उल्टा करिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को और दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को। ऐसे याद कर लीजिए। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं? ये एक तिथि है, फैक्ट है, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये बराबर होते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई है। दक्षिणी अक्षांश पर मैंने अभी बताया कि उत्तर वाली को कर्क कहते हैं, ये विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में जो ये 23.5 डिग्री है, तो ये नॉर्थ वाली जो है इसको कर्क रेखा कहते हैं। और इसके जो दक्षिण में यहाँ पर है उसको मकर कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में, तो पहला गलत हो जाएगा। विषुवत अथवा भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अक्षांश रेखाओं को जो उनकी संख्या है कुल 180 है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। तो पहला ये सही है, अक्षांश रेखाएं जो खींची जाती हैं वो 180 खींची जाती है, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 112 किलोमीटर होती है। इसको 111 दशमलव समथिंग किलोमीटर ये होती है, 111.32 किलोमीटर नहीं, ये तो देशांतर की होती है, ये होती है देशांतर के मध्य की। ठीक है। और ये जो 111 किलोमीटर है ये भूमध्य रेखा पर दूरी होती है देशांतर की, क्योंकि देशांतर वैसे तो कम हो जाती है ना ध्रुवों पर, ऐसे ऐसे वो हो जाता है, राउंड हो जाता है। तो ये भूमध्य रेखा पर देशांतर हो गया। वैसे ही 111 किलोमीटर होता है अक्षांश का, अक्षांश के मध्य की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, जो 1 डिग्री में होता है। तो दूसरा ये गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या ये सही है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखा की परिभाषा ही दी हुई है। आपसे अगर अक्षांश रेखा पूछा जाए तो यही परिभाषित करने के लिए यही लाइन आप वहां लिख दीजिए। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर भूमध्य रेखा से अक्षांश का मान घटता जाता है। घटेगा क्यों? ये 0 डिग्री अक्षांश है, ऊपर बढ़े तो 23.5, 66.5, फिर 90, तो ये बढ़ता जा रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। अपसौर गलत है, जब पास होती है तो इसे उपसौर कहते हैं, पेरीहिलियन। और जब दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, एपीहिलियन। और यहाँ पे लिखा है जब दूर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। पृथ्वी की जो आकृति है, आकार जो उसका है वो कैसा है? जियोइड है। और ऐसे में गोल जब नहीं है तो कभी दूर होगी कभी नजदीक होगी सूर्य से। बात समझ में आ रही है? सूर्य के जब कभी नजदीक होगी कभी दूर होगी। इसका जो पथ है वो भी ऐसे ही है, पथ की बात यहाँ पर हो रही है। तो कभी नजदीक आ जाएगी, यहाँ पर रहेगी, और यहाँ पर रहेगी तो दूर हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए आप। ये सूरज है, सूर्य है, उसी की परिक्रमा कर रही है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। जब नजदीक होती है तो 14.73 करोड़ किलोमीटर, और जब दूर होती है तो 15.2 किलोमीटर। ये कौन सी नजदीकी और कौन सी दूरी है? करोड़ किलोमीटरों में। अब खैर इनकी है, ये सब ग्रह हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों के लिए तो 10 किलोमीटर की दूरी भी बहुत हो जाती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। क्या ये सही है? अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन न करे, परिक्रमण नहीं, घूर्णन जो गोल गोल घूमा करती है, तो दिन रात ना हो, तो पहला तो सही है, इसी कारण से होता है। और विषुवत रेखा पर घूर्णन गति 1667 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो विषुवत रेखा पर देखा जाए तो ये भी सही दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है,
तब सौर दिवस ज्ञात हो जाता है। तो सौर दिवस आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तो उसी को सौर दिवस जो प्राप्त होता है वो सौर दिवस प्राप्त होता है, सौर दिवस कहते हैं। सौर दिवस की अवधि जो है वो 24 आवर 24 घंटे की होती है। तो दोनों के दोनों ये सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। नक्षत्र दिवस, सिडरल डे कितनी अवधि का होता है? सौर दिवस तो हमने पढ़ लिया, जो नक्षत्र दिवस है ये कितनी देर का होता है? तो जो 23 घंटे 56 मिनट की अवधि की हम बात करते हैं, जो ये ड्यूरेशन होता है, ये नक्षत्र दिवस का होता है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की जो अवधि होती है उसको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस या सेड्रल डे कहते हैं। तो 23 घंटे 56 मिनट ये पृथ्वी की है। नक्षत्र दिवस की गणना सूर्य को आकाश गंगा का चक्कर लगाते हुए मानकर की जाती है। अगर चक्कर लगाता हुआ नहीं मानेंगे तो कैसे हो पाएगी? तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 घंटे पूरे नहीं होते, इसलिए 4 साल पर एक दिन जो है वो बढ़ जाता है, 366 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण क्या होता है? दिन रात दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया कि दिन होगा तो रात होगा और रात होगा तो दिन होगा, तो दिन रात दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। और अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ध्यान दीजिएगा। ये करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी जो है वो 2 तरह की गतियां करती है, एक घूर्णन है या दैनिक गति, और दूसरी परिक्रमण है, वो वार्षिक गति है। जो परिक्रमा है वो वर्ष भर में पूरा होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये वाली गति करती है, और दूसरे ग्रहों की तरह पृथ्वी भी 2 गतियां करती है, तो ये सही है। तो पहला तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है पूर्व से पश्चिम, होता है पश्चिम से पूर्व, और सब इसमें सही दिया है। भाई यही चीज पलट गई है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा है 2 गतियां करती है, ये सही है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अंतिम प्रश्न था। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। और मैं थोड़ा गंभीर हूँ इस मामले में, क्योंकि इसके व्यूज जो घट रहे हैं इससे फ्रस्ट्रेशन होता है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा इसको अपने हिसाब से, नहीं तो मैं इसको विचार करूंगा, कुछ नए कार्यक्रम की तरफ मैं बढ़ूंगा। अब ये उपयोगी या अनुपयोगी ये मैं भूल जाऊंगा। ये नहीं होगा तो संडे को टेस्ट भी नहीं होगा। और क्योंकि देखिए मैं तो मैनेज कर लेता हूँ, जब दूसरे लोग जैसे स्टाफ मुझसे बोलता है या कोई और बोलता है मुझे जानने वाला कि इसके व्यूज तो घटते जा रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि हाँ इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा करने की जरूरत है। लेकिन ये कार्यक्रम बढ़िया है, आप पेपर देके देखिए, यूपीएससी दे लीजिए, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, ये मेरा दावा है कि इसका लाभ आपको मिलेगा। आधे घंटे जो आप ये हमको दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।